ये आपके पास a इंटू सी, a इंटू सी इज 10, ठीक है ना। व्हेन आई एम सेइंग a इंटू सी, तो उससे पहले आपको ध्यान में रखना है जनरल इक्वेशन, दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो ac की वैल्यू क्या आनी चाहिए 10, और b जो आना चाहिए वो आपके पास आना चाहिए इन दोनों को ऐड सब्ट्रैक्ट करके जो भी है, ठीक है। तो वो ध्यान रखना है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में। नाउ पहली दो टर्म्स में से आपके पास x कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा x प्लस 5। अगली दो टर्म्स में आपके पास 2 कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। x प्लस 5 अगेन कॉमन आ गया, अंदर बचा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एंड दोनों के दोनों जीरो के इक्वल है, मतलब फैक्टर्स इसके आगे, तो यहाँ से जीरोस निकल जाएंगे। एक बार x की वैल्यू आएगी -5 और एक बार x की वैल्यू आ जाएगी -2। अगेन you have to highlight this, highlight the final answer. Next question, for what values of a quadratic equation this, that is 3ax square minus 6x plus 1 is equal to 0 has no real roots। देखो जब no real roots की बारी आएगी तो यहाँ पे कंडीशन लग जाती है हमारे पास। क्या कंडीशन लगती है? वी नो दैट कि फॉर नो रियल रूट्स d is less than 0। d is again b square minus 4ac, it must be less than 0। और b square क्या है आपके पास? that is -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3a इंटू c है हमारे पास 1 is not equals is less than 0, this must be less than 0, ठीक है जी। तो फाइनली ये क्या बनेगा? 36 माइनस 4 इज 12a इज लेस देन 0, ठीक है। अब यहाँ पे इनइक्वालिटी का केस है, बड़े ध्यान से इसको सॉल्व करना। कई बच्चे क्या करते हैं, इनइक्वालिटी में टर्म्स को इधर उधर शफल कर देते हैं, पर ऐसा नहीं है। वो केस होता है सिर्फ इक्वालिटी के में, जब आपके पास इक्वेशन दे रखी है। दिस इज नॉट एन इक्वेशन, दिस इज इनइक्वालिटी। तो यहाँ पे क्या करना है हमें, यहाँ पे अगर हमने शिफ्ट करना है तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। पहले क्या लिखना पड़ेगा? लेट्स से मुझे 12a को लेके जाना है लेफ्ट साइड या राइट साइड कह लो, तो क्या करना पड़ेगा कि ऐड 12a बोथ साइड्स। हम इनइक्वालिटी में ऐड कर सकते हैं, दोनों साइड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दोनों साइड और डिवाइड कर सकते हैं दोनों साइड, ठीक है जी। तो 36 इज लेस देन 12 आ जाएगा हमारे पास। अब फर्दर नाउ डिवाइड बोथ साइड्स बाय 36। डिवाइड करेंगे दोनों साइड बाय 36, सॉरी डिवाइड करेंगे दोनों साइड्स बाय 12, तो दिस विल बिकम 36 अपॉन 12 is less than 12 upon 12a। On solving we will get a is greater than 3। तो आपके पास फाइनल जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? a। तो उसने बोला था कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ a quadratic equation has no real roots, so for all values which are greater than 3 this quadratic equation has no real roots, ठीक है ना जी। इस हिसाब से आप करेंगे तो फॉर वैल्यूज ग्रेटर देन 3 लास्ट में मेंशन कर देना, फॉर a greater than 3 this quadratic equation has no real roots। होपफुली ये सबको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन चेक कर रहे हैं, बोलता है PQ is 28, फाइंड द पैरामीटर ऑफ PLM। ट्रायंगल PLM आप देख पा रहे होंगे, ट्रायंगल PLM। देखो यहाँ पे कंसेप्ट लगेगा, सिंपल कंसेप्ट जो इस क्वेश्चन में वो ये है कि अ पॉइंट एक्सटीरियर टू सर्कल या फिर पॉइंट आउटसाइड सर्कल अगर टेंजेंट ड्रॉ करता है, पहली बात तो दो टेंजेंट ड्रॉ करेगा, तो प्रॉपर्टी होती है कि जो पॉइंट आउटसाइड सर्कल है वो जब टेंजेंट ड्रॉ करता है तो उनकी लेंथ इक्वल आती है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम यहाँ पे ये मेंशन करेंगे कि PQ इज इक्वल टू PT, दैट इज टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। प्रॉपर्टी है टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल points, external point are equal in length, तो ये जो टेंजेंट है ये आपके पास इक्वल इन लेंथ है, ठीक है जी। तो एक कंसेप्ट तो ये आ गया। सिमिलरली अगर आप थोड़ा और ध्यान दें यहाँ पे LQ और LN ये भी इक्वल होंगे लेंथ में, क्योंकि पॉइंट L से दोनों ड्रॉ हो रहे हैं। एट द सेम टाइम MN और MT ये दोनों भी इक्वल होंगे टेंजेंट्स, क्योंकि ये पॉइंट M से ड्रॉ हो रहे हैं विच इज आउटसाइड सर्कल। सो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे देखना जरा, पहले तो जो जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं ना वो लिखते जा रहे हैं कि LN इज इक्वल टू LQ एंड MN इज इक्वल टू MT। ये भी आपके पास सेम ही रीजन आ जाएगा, ठीक है। अब बात करेंगे पेरीमीटर की। नाउ पेरीमीटर ट्रायंगल PLM, उसका पेरीमीटर क्या आएगा? दैट इज PL प्लस LM प्लस PM।
ऐसे ही कुछ आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही कुछ आ जाएगा। यहाँ पे कर रहा हूँ बाकी पोर्शन टॉप राइट साइड पे। तो PL प्लस LM को आप ब्रेक कर दो, LN प्लस NM, ठीक है, और इसको PM ही रहने दो। ठीक है, और अगर आप ध्यान से चेक करो, LN किसके इक्वल था? LN था आपके पास LQ के इक्वल, एंड MN किसके इक्वल था? वो था MT के इक्वल। सो फ्रॉम 1 and 2 हम यहाँ पे कंसेप्ट यूज करेंगे, दैट इज PL प्लस LN की जगह हम यूज कर देंगे LQ, और NM की जगह हम यूज कर देंगे यहाँ पे MT प्लस PM। अब थोड़ा और ध्यान से चेक करो, फिगर में चेक करना, जब आपने LN की जगह LQ लिख दिया और NM की जगह MT लिख दिया, तो PL प्लस LQ वो आपको प्रोवाइड कर देगा PQ, एंड MT प्लस PM वो आपको प्रोवाइड कर देगा PT। ठीक है ना, वो प्रोवाइड कर देगा PT। और हमने वही चीज यहाँ पे भी बता रखी थी कि फ्रॉम A ये चीज क्या बन जाएगी, PQ प्लस PQ और PT क्या है, वो आपस में इक्वल है। सो दिस विल बिकम 2 टाइम्स PQ। हम बेसिकली PT की जगह PQ अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, और PQ की लेंथ ऑलरेडी दे रखी थी, दैट इज 28। सो पेरीमीटर जो आएगा, जो पेरीमीटर आएगा वो फाइनली क्या आएगा, दैट इज 2 टाइम्स PQ, दैट इज 2 टाइम्स 28, दैट इज योर 56 सेंटीमीटर्स। ठीक है जी, इस तरीके से करेंगे। होपफुली ये समझ आया होगा सबको। फाइनल आंसर को हाईलाइट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है जी। तो इफ two tangents are inclined at 60 degree are drawn to a circle of radius 3 centimeter, then find length of each tangent। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप उसकी फिगर ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से कुछ आपके पास फिगर आएगी। 3 सेंटीमीटर का रेडियस है, एक पॉइंट बाहर है जहां से टेंजेंट ड्रॉ किया आपने AB और AC। ठीक है जी, और दोनों के दोनों टेंजेंट्स खुद पे इंक्लाइंड है, दैट इज एंगल ऑफ 60 डिग्री पे। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी होती है हमारे पास कि जब हम A से O को ज्वाइन करेंगे तो दिस लाइन विल एक्ट एज एंगल बाइसेक्टर फॉर A एज वेल एज फॉर एंगल O। तो अगर ये पूरा 60 डिग्री है तो इतना बन जाएगा 30 डिग्री, और ये भी 30 डिग्री बन जाएगा। और ऑल्सो फ्रॉम रेडियस टू टेंजेंट इट इज 90 डिग्री ऑफ एंगल। ठीक है, या फिर रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ये भी प्रॉपर्टी होती है आपके पास। तो अब सोल्यूशन में क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ABO क्या अप्लाई करेंगे हम यहाँ पे, वी विल अप्लाई tan of 30 डिग्री। इट इज बेसिकली परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज OB अपॉन AB। और tan 30 कितना होता है, tan 30 होता है 1/√3 इज इक्वल टू 3 अपॉन AB। AB की रिक्वायरमेंट है हमारे पास, और AB इज इक्वल टू 3√3। सो दिस इज लेंथ ऑफ टेंजेंट 3√3। ठीक है जी, दिस इज लेंथ ऑफ टेंजेंट AB, दैट इज 3√3। एंड ऑल्सो उसने बोला था कि लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट, तो अगेन वी नो दैट AB is equals to AC, that is a point outside circle। ठीक है, अगर टेंजेंट वहां से बनते हैं दो, तो दोनों के दोनों टेंजेंट्स आर इक्वल इन लेंथ। दिस इज प्रॉपर्टी जो कि हमने पिछले कुछ क्वेश्चंस में भी अप्लाई की थी। तो होपफुली आपको ये समझ आया होगा। दिस इज 3√3 सेंटीमीटर्स, और यूनिट्स अप्लाई करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो ठीक है जी, सो PQ is a tangent to a circle with center O at point P। If triangle OPQ is an isosceles triangle, find angle OQP। सबसे पहले फिगर ड्रॉ करेंगे हम। लेट्स से दिस इज सेंटर O एंड दिस इज पॉइंट P। बाहर से कहीं से Q से टेंजेंट बन रहा है इस पे। ठीक है जी, आपको बोला गया है कि ट्राइंगल OPQ इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, देन फाइंड एंगल OQP। तो हमें एक चीज यहाँ पे पता है कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, सो एंगल OPQ मस्ट बी 90 डिग्री। लेकिन हमें ये भी बोला है इन्होंने कि ट्राइंगल OPQ इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, मतलब OP मस्ट बी इक्वल्स टू OQ। OP और OQ आपस में इक्वल होने चाहिए। ठीक है, अगर OP और OQ आपस में इक्वल है तो आप इन दोनों एंगल्स को X और X लेट कर सकते हैं, क्योंकि इन आइसोसेलेस ट्राइंगल जो दो साइड्स हैं आपके पास इक्वल, उनके जो एंगल्स होते हैं दे आर आल्सो इक्वल। ठीक है जी, सो इन ट्राइंगल OPQ, सबसे पहली बात तो एंगल P जो आएगा वो 90 डिग्री आएगा, दैट इज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ठीक है जी, अब उसके बाद सेकंड केस है आपके पास यहाँ पे लेट कर लो आप। लेट एंगल Q इज इक्वल टू एंगल O इज इक्वल टू X। लेट एंगल Q इज इक्वल टू एंगल O इज इक्वल टू X।
ठीक है जी। और इनको इक्वल क्यों कर दिया हमने, क्योंकि हमें यहाँ पे गिवन था कि ट्राइंगल OPQ इज आइसोसेलेस, ट्राइंगल OPQ इज आइसोसेलेस। बस उसके बाद आप लास्ट में ASP लगा दो ट्राइंगल की। नाउ एंगल Q प्लस एंगल P प्लस एंगल O इज 180 डिग्री, दैट इज x प्लस 90 प्लस x इज 180 डिग्री। यहाँ से 2x आ जाएगा आपके पास 90 और x आ जाएगा 90/2, दैट इज 45 डिग्रीज। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 45 डिग्रीज। और आपको बोला था एंगल OQP विल बी, सो एंगल OQP इज बेसिकली x, सो इट विल बी 45 डिग्रीज। फाइनल आंसर को आप हाईलाइट कर दें। तो दिस इज द रिक्वायर्ड पार्ट, होपफुली क्लियर होगा सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इन ट्राइंगल ABC D and E are points on sides AB and AC। फिगर बना लेंगे इसकी। AB और AC पे आपके पास पॉइंट्स दे रखे हैं D और E, सच दैट D is parallel to BC। DE जो है वो BC के पैरेलल है, गिवन है हमें यहाँ पे। इफ AE is 2 सेंटीमीटर्स, AE जो है आपके पास वो 2 सेंटीमीटर्स है, एंड AD is 3 सेंटीमीटर्स and BD is 4.5 centimeters, then find CE। Let CE be X, and we know that in a triangle, in this particular triangle, if DE is parallel to BC, then by concept of basic proportionality theorem, AD upon DB must be equals to AE upon BC, that is by BPT। तो ये साइड्स आपके पास जो आती है रेशियो में आ जाती है आपका, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। सो दिस इज 3/4.5 इज इक्वल टू 2/x। हमने ऑलरेडी EC को x लेट कर लिया था, ऊपर मेंशन कर दीजिएगा, लेट EC भी x। तो सॉल्व करने के बाद दिस विल बिकम, देखो ये फाइनली आपके पास आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 4.5 इंटू 2, दैट इज 9। x की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है जी, मतलब ये आ जाएगी आपके पास 3, तो x इज 3। So this is the required part, hopefully सबको क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11। हाँ जी, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का बेसिक पार्ट कंस्ट्रक्शन का। क्वेश्चन आपको दे रखा है कि इस फिगर में AB जो सेगमेंट है उसको C पॉइंट जो है वो कट कर रहा है। सो व्हाट वी हैव टू फाइंड रेशो इन विच C डिवाइड्स AB। तो सिंपल कंसेप्ट, यहां से काउंट करना स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये आ जाएगा 8th पार्ट पूरे सेगमेंट का। ठीक है जी, और यहां से काउंट करना स्टार्ट करेंगे, ये आ जाएगा 5। सो दिस इज रेशो 8:5। वेरी बेसिक कंसेप्ट ऑफ चैप्टर कंस्ट्रक्शंस की लाइन को किस तरीके से हम डिवाइड करते हैं। ठीक है जी, होपफुली क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, sin A plus cos B is 1, given A is 30 degrees and B is acute angle, then find value of B। सो अप्लाई कर दो आप यहाँ पे A की जगह 30 डिग्री, तो sin 30 plus cos B is 1। sin 30 is basically हाफ, sin 30 की वैल्यू होती है हाफ, एंड cos B is 1, तो cos B आ जाएगा आपके पास 1 minus half। 1 minus half is half। ठीक है, अब जब हमें वैल्यू चाहिए तो हमें देखना पड़ेगा cos B हाफ कब होता है। देखो cos B हाफ होगा, दैट इज cos ऑफ 60 डिग्रीज पे। तो यहां से हम इजीली बता सकते हैं कि रिक्वायर्ड एंगल इज 60 डिग्री, और दूसरी कंडीशन की वो एक्यूट है, तो एक्यूट है आपके पास 60 डिग्री। ठीक है जी, तो होपफुली ये भी सबको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर रहे हैं, वेरी इजी। इफ x इज 2 sin square theta and y is 2 cos square theta plus 1, then find value of x plus y। वेरी इजी, जस्ट इनको ऐड कर दें आप। अकॉर्डिंग टू कंडीशन x plus y इज, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें यहाँ पे, दैट इज 2 sin square theta प्लस 2 cos square theta प्लस 1। फर्स्ट टू पार्ट में अगर आप ध्यान से चेक करें तो 2 कॉमन आ जाएगा। फर्स्ट टू पार्ट में अगर आप ध्यान से चेक करें तो वी विल गेट 2 कॉमन आउट, अंदर बचेगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, जो कि एक आइडेंटिटी है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा is basically 1, so we are left with 2 into 1 plus 1, that is 2 plus 1, that is 3। so 3 is the final answer, x plus y की वैल्यू आ जाएगी 3। होपफुली सबको क्लियर होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर रहे हैं,
तो in a circle of diameter 42 centimeters, if an arc subtends an angle of 60 degree at center, where pi is 22 by 7, then what will be the length of arc? ठीक है, डायमीटर 42 है, मतलब रेडियस आपके पास होगा 21. डायमीटर इज 42 सेंटीमीटर्स, तो रेडियस आ जाएगा इसका हाफ, दैट इज 21 सेंटीमीटर्स. कोई आर्क है, वो इस पे सबटेंड कर रही है एंगल कितना, 60 डिग्री का. तो ये लेट से आर्क आपके पास ए बी आ गई, उसने सेंटर ओ पे एंगल सबटेंड किया 60 डिग्री का. अगर ये 21 सेंटीमीटर है तो फिगर के हिसाब से ये वाला भी 21 सेंटीमीटर होना चाहिए आपके पास. ठीक है ना. बोलता है पाई 22/7 व्हाट विल बी लेंथ ऑफ आर्क. देखो वी नो दैट लेंथ ऑफ आर्क फॉर्मूला रहता है इसका, दैट इज थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर. ठीक है जी. थीटा आपके पास दे रखा है सेंट्रल एंगल, दैट इज 60 अपॉन 360 आफ्टर सब्स्टिट्यूशन इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस, दैट इज 21. इसको सिंप्लीफाई करें एंड गेट द फाइनल आंसर. ये आएगा आपके पास 6 7 3 21 3 2 6 2 1 2. सो जो लेंथ ऑफ आर्क आ जाएगी आपके पास, यहाँ से लेंथ ऑफ आर्क आएगी आपके पास 22 क्या सेंटीमीटर्स. सो दिस इज रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ आर्क. कंसेप्ट क्या लगा, फॉर्मूला दैट इज लेंथ ऑफ आर्क इज थीटा अपॉन 360 2 पाई आर. होपफुली ठीक है जी. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12 solid spheres of same radii are made by melting a solid metallic cylinder of base diameter 2 centimeters and height 16 centimeter. Find the diameter of each sphere. क्या बोला जा रहा है कि 12 सॉलिड स्फीयर्स को बनाया गया जिनका रेडियस सेम है. किससे बनाया गया, जब आपने मेल्ट किया किसको, सिलेंडर को, जिसका बेस डायमीटर है 2 सेंटीमीटर और उसकी हाइट है 16 सेंटीमीटर. तो फिगर बना लेंगे इसकी हम. सबसे पहले हाइट है इसकी 16 सेंटीमीटर, बेस डायमीटर इसका 2 सेंटीमीटर, मतलब इसका रेडियस आ जाएगा 1 सेंटीमीटर. इससे कन्वर्ट किया गया, इसको मेल्ट किया गया और इससे फॉर्म किए गए 12 स्फीयर्स ऑफ सेम रेडियस. लेट्स से उनका रेडियस आर है. ठीक है, ऐसे ऐसे कितने हो गए, 12 स्फीयर्स यहाँ पे इन्होंने बना दिए. किससे, इस सिलेंडर को मेल्ट करके. बोलता है फाइंड द डायमीटर ऑफ ईच स्फीयर. सो वेरी इजी. देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू कंडीशन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो गिवन था इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 12 आइडेंटिकल स्फीयर्स. ठीक है, विद रेडियस आर. सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच is equals to 12 times volume of one sphere, that is 4/3 pi. Let's say small r cube. ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे एक कंडीशन दे रखी थी कि स्मॉल आर जो है रिप्रेजेंट कर रहा है, ये स्मॉल आर जो हमने यहाँ पे लेट कर लिया, स्मॉल आर जो है वो इसका रेडियस है. ठीक है, और कैपिटल आर और कैपिटल एच जो है वो डायमेंशन है सिलेंडर की. सो बस इसको सिंप्लीफाई करेंगे फटाफट से. पाई से पाई कैंसिल, बाकी वैल्यूज अप्लाई कर देंगे हम यहाँ पे. Where capital R is radius of cylinder, that is 1 centimeter, capital H is height of cylinder, that is 16 centimeter, and small r is radius of sphere. तो ये क्या बनेगा, this will become 1 into 1 into 16 is equals to 12 into 4/3 r cube. थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करें, 3 4 are 12, 4 4 are 16, 16 1 are 16, r cube की वैल्यू आ रही है 1 and r will be 1. So radius of each sphere is 1, लेकिन रिक्वायरमेंट थी डायमीटर की. तो डायमीटर ऑफ ईच स्फीयर इज 2r, दैट इज 2 into 1, दैट इज 2 सेंटीमीटर. सो दिस इज रिक्वायर्ड पार्ट. होपफुली ये सबको क्लियर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर रहे हैं. तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबल हिट इन अ थ्रो ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस. सो जब भी आप पेयर ऑफ डाइस को थ्रो करते हैं तो हमें पता है कि टोटल आउटकम्स क्या आती है. टोटल आउटकम्स लिखेंगे सबसे पहले तो 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, then 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2
6-3, 6-4, 6-5 एंड 6-6। तो ये तो आ गई आपके पास टोटल आउटकम्स। ठीक है, ये टोटल आउटकम्स आ गई आपके पास। टोटल आउटकम्स जब भी आप दो डाइस को थ्रो करेंगे या फिर पेयर ऑफ डाइस को फेंकेंगे तो आपके पास टोटल आउटकम्स आ जाएंगी 36। ठीक है, ये आ जाएंगी 36। हमारी रिक्वायरमेंट थी फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट। सो डबलेट क्या होता है, जब आपके पास दोनों डाइस पे सेम नंबर आ रहा हो, दैट इज 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6, तो इसको बोलते हैं हम डबलेट। तो कितने डबलेट वाले केसेस है हमारे पास यहाँ पे? यहाँ पे वी हैव 6 cases forming doublet. So probability of event that is getting a doublet is favorable outcome upon total outcome, formula mention करना जरूरी है, that is 6 upon total, that is 36. So it will be 1 upon 6. Probability of event is 1 upon 6. ठीक है जी, होपफुली सबको समझ आया होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर रहे हैं। ठीक है जी, तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन ए 1 मार्कर में, find the probability of getting a black queen when a card is drawn at random from a well shuffled pack of 52 cards. So देखिए यहाँ पे ब्लैक की क्वीन की रिक्वायरमेंट है। सॉल्यूशन में सबसे पहले तो इवेंट लेट कर ले, लेट ई बी द इवेंट, ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ ब्लैक क्वीन, ऑफ गेटिंग अ ब्लैक क्वीन। ठीक है जी, ये ई आपके पास इवेंट आपने लेट कर लिया। सो देखिए जरा ध्यान से, फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम आपको पता है कि ब्लैक क्वीन कितनी है आपके पास, देर आर टोटल 4 क्वींस। ठीक है, 4 क्वीन होती है आपके पास, जिसमें से 2 रेड है और 2 ब्लैक है। सो ब्लैक क्वीन जो आपके पास वो है सिर्फ 2 कार्ड्स, एंड टोटल आउटकम्स है आपके पास 52 प्लेइंग कार्ड्स। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज फेवरेबल अपॉन टोटल, favorable outcome upon total outcome, that is 2 upon 52. On solving this we will get 1 upon 26.